नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। चुनाव की तारीखों के ऐलान में बमुश्किल 3 से 4 दिन बचे हैं और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आज मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चल दिया जो कई राज्यों में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी यह कानून अब देश में लागू हो गया है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये CAA आखिर क्या है। देखिए, साधारण भाषा में देखा जाए तो इसको सबसे पहला मतलब यह है कि 1955 में जो नागरिकता अधिनियम था उसके प्रावधानों में बदलाव हुआ है। 11 साल के बदले अब सिर्फ 6 साल में ही शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत के जो 3 पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां से आए शरणार्थियों को मदद मिलेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता का लाभ मिलेगा। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी इसके तहत। तो अगर इस पूरे कानून की बात करें तो पूरे देश भर में लागू हो गया है। लागू होते ही कई तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बयानबाजी क्यों हुई, क्या हो रही है, इस पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले नीरज पांडे मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। नीरज, अगर CAA की बात करें तो CAA देश भर में लागू हो गया। भारतीय चुनाव से पहले CAA का लागू होना, विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। जी नीरज। सवाल तो कई तरह से उठा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में ही ये अपने लागू अंकित कर दिया था कि CAA वो लेकर आएंगे। और आप देखें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से CAA को पहले पास कराया गया। ये अलग बात है कि वो उसका नोटिफिकेशन अब तक रुका हुआ था। ये सही है कि टाइमिंग में सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह सभाओं में कहते आए हैं, कार्यक्रमों में कहते आए हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू कर दिया जाएगा। आपको याद हो रोहित, लास्ट जब वो बंगाल दौरे पर गए थे और उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, तो उस समय सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि CAA लागू होगा, CAA अंतिम सत्य है और जल्द ही भारत सरकार इसे लागू करेगी। तो तभी समझ लेना चाहिए कि CAA की टाइमिंग भले आज ये है कि चुनाव की आचार संहिता लगने के महज 4-5 दिन पहले इसे लागू किया गया, लेकिन ये पिछले काफी दिनों से, कई महीनों से इस पर प्रक्रिया चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि CAA कभी भी आ सकता है। जी नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। नीरज हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया CAA को लेकर। देखिए, 2019 में जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो CAA उसी घोषणा पत्र का हिस्सा था। यानी इस फैसले के जरिए बीजेपी सरकार ने अपना एक बड़ा दावा पूरा कर दिया है। बीजेपी से मोदी की गारंटी बता रही है। दरअसल ये गारंटी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसका एक इशारा कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी किया गया था। बात 29 फरवरी की है, जब अमित शाह बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे। अमित शाह जिस कार से इस बैठक में पहुंचे थे, उस कार पर नंबर प्लेट देश भर में वायरल हुआ। दरअसल इस नंबर प्लेट में CAA का जिक्र था, जबकि यह इत्तेफाक था। यह अमित शाह का संदेश, इस पर चर्चा जरूर हो सकती है, बहस हो सकती है। वैसे आज भी जब अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो फिर से वो इसी कार में पहुंचे जिसके नंबर में CAA लिखा हुआ था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार ने अगर चुनाव से ठीक पहले यह फैसला किया है तो उसके पीछे राजनीतिक लाभ की मंशा भी है। और बीजेपी भी नजर उस पश्चिम बंगाल पर भी है जहां से कानून सबसे ज्यादा असरदार होने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि CAA का जिक्र होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। CAA के साथ NRC को भी जोड़ दिया और नागरिकता संशोधन कानून को बीजेपी का राजनीतिक हथियार बता दिया। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो आप उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वॉचिंग
कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। ऐसा क्यों हुआ कि सीएए लागू होते ही ममता बनर्जी सबसे ज्यादा बेचैन हुई, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई और मोदी सरकार पर हमले शुरू कर दिए। दरअसल इसका एक सिरा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों के वोट बैंक से भी जुड़ा हुआ है। इन राज्यों में मतुआ समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी है। यह समाज दशकों से इस तरह के कानून का इंतजार कर रहा था। मतुआ समाज की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो 70 सीटों पर इनकी आबादी है। इन्हें वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन नागरिकता इनके लिए भावनात्मक मुद्दा है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या मतुआ समाज के लोगों की है, जिनके पास नागरिकता नहीं है। वोट देने का तो अधिकार था अब तक। मतुआ समाज के लोगों के बीच इस वक्त कैसा माहौल है, इसे कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए। जैसे ही मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को हरी झंडी दी, इस समाज के लोगों के बीच जश्न का माहौल दिखाई देने लगा। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बनगांव की हैं। लोग खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका दशकों पुराना सपना मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। जाहिर तौर पर इस तस्वीर का असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। इस कानून को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। इस कानून में कोई शरणार्थी का बेहतर भविष्य देख रहा है, तो किसी को सियासी चाल नजर आ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस कानून को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया, तो उद्धव गुट की शिवसेना कह रही है कि हार के डर से बीजेपी जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर रही है। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला? नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। देखिए, ये तो तय था कि मोदी सरकार सीएए को लाने वाली है। संसद में से बहुत पहले ही पास करवा लिया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यह फैसला होगा, इसका अंदाजा शायद बहुत से लोगों को नहीं था। सीएए लागू हुआ तो सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति ही नहीं गरमाई, बल्कि उत्तर प्रदेश तक इसकी सियासी आंच महसूस हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, एक्स पर लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? अखिलेश यादव ने लिखा, जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार यह बताए कि उसके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चलेंगे। उन्होंने इसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी जोड़ा और लिखा, चाहे कुछ भी हो जाए, कल इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। सीए, एनआरसी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, पाकिस्तान, ये वही मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है।
अगर वो बात नहीं करना चाहती तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर बात नहीं करना चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीए लेके आई है, लेकिन देश की जनता वो मुख्य मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर हैं, उस पर ही वोट डालने जा रही है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता हिंदू मुसलमान से अब उब चुकी है। देखिए 2019 में जब सीएए पर संसद में बहस हो रही थी तब यह बात कई बार उठी थी, क्या इस कानून से भारत में रहने वाले किसी नागरिक पर कोई असर पड़ेगा। उसी वक्त सरकार ने साफ कर दिया था कि यह कानून नागरिकता देने वाला है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने वाला है। सीधे तौर पर कहा जाए तो यह कानून भारतीय नागरिकों के लिए है ही नहीं, यह कानून तो उन लोगों के लिए बना है जो पड़ोसी देशों से पीड़ित होकर भारत में आए हैं। हालांकि फिर भी मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून के पन्ने पलटकर निश्चिंत होना चाहते हैं। नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब नोटिफिकेशन क्या है उसको पूरी तरीके से पढ़ना होगा, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अपनी लीगल कमेटी उस पूरे नोटिफिकेशन को उस सिलसिले में जो कानून फ्रेम किए गए हैं उसको पढ़ेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि किसी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें, और इससे जितने भी बयानात आ रहे हैं उससे ये बात तो जाहिर हो रही है, साबित हो रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। देखिए सीएए को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में शुरुआत से डर पैदा करने की कोशिश की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान नेताओं का था। कई जगह प्रदर्शन हुए थे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हर जगह मुस्तैदी दिखाई दे रही है, यानी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के डीजीपी ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। यूपी के कई जिलों में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है, ऐसे में यह प्रदेश अहम भी माना जाता है। इस लिहाज से यह फैसला चुनाव से ठीक पहले हुआ है, तो चुनाव प्रचार में इसकी गूंज भी जमकर सुनाई देगी। बीजेपी जहां इसे पीड़ित लोगों को मदद के रूप में पेश कर रही है, तो विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक बताने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद केरल के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि यह कानून सांप्रदायिक तौर पर बांटने वाला है और सद्भाव बिगाड़ने वाला है। ऐसे में इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। साफ है, हर राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं मोदी की अगुवाई में चलने वाले एनडीए 400 पार वाला टारगेट सेट कर चुका है, लेकिन 40 सीट वालों बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस गहरा गया है, या यूं कहें बरकरार है। वजह है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो गठबंधन को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कल चिराग ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में रैली की। रैली में भारी भीड़ थी, चिराग भी जोश में थे, लेकिन बयान उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया और इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। चिराग ने क्या कहा यह भी आपको दिखा देता। गठबंधन की तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान के साथ हर दल, हर नेता जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के साथ ये हर बिहारी खड़ा है जो बिहार को बस और बिहारियों को स्वस्थ रहेगा। चिराग के शब्दों पर गौर कीजिए तो चाहते तो गठबंधन के पार्टनर के तौर पर एनडीए का नाम ले सकते थे, जिसके वो सदस्य हैं। वो चाहते तो बीजेपी का नाम ले सकते थे, क्योंकि पिछले 3 साल से वो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। लेकिन उन्होंने किसे बताया? उन्होंने गठबंधन का पार्टनर किसे बताया? बिहार की जनता को। और लगे हाथ ये भी बता दिया कि हर गठबंधन को उनकी जरूरत है। चिराग की इन्हीं बातों ने उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा दिया है। सस्पेंस इस बात पर है कि अगर चिराग पासवान को 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो क्या करेंगे। हालांकि 6 लोकसभा सीट की डिमांड पूरी होना व्यवहारिक नहीं लगता। क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे? और अगर वो एनडीए में नाता तोड़ते हैं तो इसमें किसका नुकसान है? अगर वो एनडीए से नाता तोड़ते हैं तो क्या इंडिया अलायंस का रुख करेंगे? ये तमाम सवाल है। ये सच है कि चिराग पासवान अपनी सियासी बाजी बहुत संभल कर खेल रहे हैं, लेकिन उनके अगले कदम को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार भी चिराग पासवान है। इसकी 2 ही वजह है।
पहली वजह है चिराग अपने पत्ते नहीं खोल रहे, दूसरी वजह है उन्हें आरजेडी की तरफ से दिया हुआ खुला ऑफर। हम आग्रह करेंगे चिराग जी से कि जहां उचित मान सम्मान नहीं हो वहां नहीं रहना चाहिए, और इधर आएंगे तो उनको जरूर मान और सम्मान मिलेगा। अगर दोनों मिल जाए तो क्या बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा लोकसभा में? बिल्कुल 40 में 40 सीट महागठबंधन के झोली में होगा। बीजेपी के लोग बस जुमलेबाजी कर करके और यूज एंड थ्रो करने का काम करते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो चिराग जी को ले आते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाता है तो उनको फिर बाहर कर देते हैं। देखिए, जो बात आरजेडी के विधायक खुलेआम कर रहे हैं वही बात तेजस्वी इशारों में कर रहे हैं। चिराग को आरजेडी का ये ऑफर और गठबंधन को लेकर चिराग की गोलमोल बातें, इन पर बीजेपी की भी नजर है। सवाल है कि चिराग के साथ रहने ना रहने से एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने के बाद यह बात क्लियर हो गई है कि एनडीए 30+ सीट जीते, 30+ एनडीए को जितना तय माना जा रहा था। लेकिन चिराग पासवान जैसे ही एनडीए से बाहर होंगे और अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 20 से 25 सीट प्रभावित हो कर सकते हैं। 20 से 25 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां की पासवान वोटरों की संख्या, पोलिंग वोटरों की संख्या 1 लाख से 1.5 लाख है, और वो काफ़ी मायने रखता है। देखिए, चिराग के साथ रहने अलग रहने का एनडीए पर जो भी असर होगा वो बात की बात है, लेकिन एनडीए गठबंधन में दरार की बातों का मैसेज ठीक नहीं जाएगा। बीजेपी ये बात समझती है, इसलिए वो आशंकाओं पर विराम लगाने की कोशिश कर रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान को लेकर क्या कहा, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। जनता का सबसे गठबंधन है, और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। तेजस्वी क्या कहते हैं वो तेजस्वी जाने। तेजस्वी जी पहले ये तो पता कराएं कि वो गठबंधन में उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है, कौन चाहेगा कि उनके साथ जाके चुनाव। बीजेपी अपनी तरफ से मामले को ठंडा करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन चिराग एनडीए में शामिल अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अदावत भूलने को तैयार नहीं है। वो रैलियों में नीतीश का नाम भले ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन पर हमले का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। गठबंधन के साथी अगर एक दूसरे पर हमला करें तो अंजाम क्या होगा, यह बीजेपी अच्छी तरह समझती है। उसे यह भी पता है कि जब तक सीटों का पेच नहीं सुलझता तब तक कुनबे में सीज फायर मुश्किल है। इसलिए उसने सीट बंटवारे के कई प्लान तैयार किए, लेकिन ये प्लान बताने से पहले आपको बिहार में एनडीए के घटक दलों के बारे में बता देते हैं। देखिए, पहला नंबर बीजेपी का है, जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके 17 सांसद हैं। दूसरा नंबर जेडीयू का है, गठबंधन में इसकी हैसियत बीजेपी के बराबर की है, इसके 16 सांसद हैं। तीसरा नंबर चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी का है। 2021 में एलजेपी में विभाजन के बाद बनी इस पार्टी के 5 सांसद हैं। चौथे नंबर पर एलजेपी रामविलास का है, इसकी कमान चिराग के पास है और वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच है, जिसका कोई सांसद नहीं है। यही हालात जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम की है, इसका भी कोई सांसद नहीं है। रह गई मुकेश सहनी की बात, जो वीआईपी पार्टी से, जिनसे बातचीत करीब करीब फाइनल स्टेज पर है, और इसका भी कोई सांसद नहीं है। लेकिन बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए सीट शेयरिंग का ऐसा फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो सबको मंजूर हो। इसके लिए दिल्ली से पटना तक बैठकें हो रही हैं। इसकी खबर चिराग को भी है, इसलिए एक तरफ अगर वो पत्ते दबाकर बैठे हैं तो दूसरी तरफ संभावनाओं के दरवाजे भी खुला रखना चाहते हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे।
इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ का नाम तय हो चुका है। राजस्थान के लिए 14 उम्मीदवार तय हुए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और वैभव गहलोत को जालोर से टिकट मिल सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं दमनदीव से केतन पटेल को टिकट मिल सकता है। दरअसल छिंदवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कमलनाथ परिवार को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की बैठक में अब तय हो गया है कि नकुलनाथ ही उम्मीदवार होंगे छिंदवाड़ा से कांग्रेस के। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े। जैनेंद्र, ये जो बड़े नाम थे नकुलनाथ, सचिन पायलट को लेकर भी चर्चा थी, वैभव गहलोत को लेकर क्या कुछ तय हुआ, क्या बड़ी खबर इस वक्त की? बिल्कुल रोहित जी, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक चल रही है और अब तक जिन राज्यों पर चर्चा हो चुकी है उसकी जानकारी आपने दर्शकों को दी। राजस्थान की करीब 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं और उसमें सबसे अहम नाम है वैभव गहलोत का, जो पिछली बार जोधपुर से चुनाव लड़े थे। इस बार जालौर से उनका नाम तय हुआ है। वो अशोक गहलोत के बेटे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इकलौती सीट जहां पर फिलहाल कांग्रेस का सांसद है नकुलनाथ, एक बार फिर उन्हें छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। लेकिन इसमें अहम बात दोनों राज्यों की बैठक से यह निकल कर आई है कि जो बड़े नाम है, चाहे सचिन पायलट अशोक गहलोत राजस्थान में हो या दिग्विजय सिंह कमलनाथ मध्य प्रदेश में हो, इनको लेकर चुनाव लड़ने को लेकर जो है वो संभावना कम लग रही है। पहले ये दावा किया जा रहा था कि जो बड़े नाम है ये भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमने पहले ये जानकारी दी थी दर्शकों को कि इनकी संभावना कम है। बैठक में भी इन नामों की चर्चा नहीं हुई है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप नजर बना के रखें जैनेंद्र इस पूरी खबर पर। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े होते जिन्होंने बताया कि किस तरह से छिंदवाड़ा सीट के लगभग तय हो चुकी है और अब औपचारिक ऐलान बाकी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।